स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में, साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और दोस्तों, नगर निगम चुनाव जिस प्रकार से चल रहे हैं, अब अभी तो खैर डेट फिक्स नहीं हुई है। जैसे जैसे डेट आएगी उससे चुनावी जो है सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। और आज अगर मौसम की बात बताऊं, कोटद्वार में तो सुबह से ही देखिए कि धुंध लिया हुआ जो मौसम है, कोहरा है, हल्की हल्की ठंड भी है आज कोटद्वार में। और आज हम चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ नेगी जी सर हैं और सुधीर बहुगुणा जी हैं और रघुवीर भंडारी जी सर है। तो आइए इनसे बात करेंगे, अगर कुछ लोग और आएंगे तो उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया है थापा जी। थोड़ा अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा हरीश नेगी, मैं नदी पार कुंभी चौट का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 2 से हूँ। तो इस चुनाव में सर क्या लग रहा है आपको कि जैसे पिछली बार कांग्रेस की यहाँ पर मेयर बनी थी, सबसे पहले तो ये बताइए कि उनके काम से आप कितना संतुष्ट है, कितना अच्छा काम उनको आपको लगा या कितना क्या काम नहीं कर पाए, क्या आपकी मतलब राय है? नहीं, संतुष्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं है जी। काम काज कुछ भी नहीं है, हमारे को तो नहीं लगता कि कोई काम हुआ उनके कार्यकाल में। क्योंकि मैं नदी पार से हूँ, हमारी तो प्रायोरिटी थी कि भाई, जबकि मेयर जो है वो नदी पार से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन उसके बाद भी नदी पार में ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया हो। हमारा था कि भाई जंगल के किनारे हमारा घर पड़ता है, कि भाई पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जंगल के किनारे हाथी है, बाघ है, सब कुछ ही है उधर। हमने कहा कि भाई लाइटिंग वगैरह, तो कोई लाइटिंग वगैरह नहीं। कहते जी लाइटिंग नहीं है। पार्षद था हमारे यहाँ का, तो पार्षद जी हमारे बिशनपुर में रहते थे, तो वो अपने अगल बगल वालों को खुश करने के चक्कर में जो है लाइटिंग वगैरह उधर ही करते थे, बाकी कुछ नहीं। हमारे जंगल के किनारे, सड़क के किनारे बगल पूरी की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही थी। रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि भाई यहाँ पे जो है बाग वगैरह है, इसको प्लीज़ साफ़ करवाइए। वो कहते हैं जी जो स्वीपर वगैरह है वो हमारा कहना नहीं मानते। अब ऐसे तो ऐसे पार्षद चुन के क्या करना कि जो कहते जी कि हमारा कहना ही कोई नहीं सुनता। तो शायद हो सकता है अब इस बार लगता है कि फिर वो तैयारी करने के चक्कर में, अब किस उससे तैयारी कर रहे हैं अब भगवान जाने। तो मतलब बिल्कुल आप नाखुश हैं मेयर कोटद्वार नगर निगम के? बिल्कुल हम बुरी तरह से नाखुश हैं। अगर इस बार जैसे आप वोट करेंगे तो क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार वोट करना है कि यार इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, या जो मेयर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या काम होने चाहिए? हमें तो ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, जो भी मेयर बने वो काम करने वाला, उसकी सोच काम करने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि बस खाली ठीक है पद ले लिया और गाड़ी में घूमने के अलावा बाकी कुछ नहीं। हमारे को ये चाहिए कि भाई जो काम करे, जनता की आवाज़ को सुने, जनता के दर्द को समझे। और जो ये आए दिन जो है ये हमारे यहाँ जंगली जानवर वगैरह, सांड वगैरह घूम रहे हैं, यहाँ पे गौशाला खोली हुई है, नाम के लिए खोली हुई है, लेकिन कुछ नहीं है, सब जीरो है। तो जैसे आपने बताया सर कि आप चाहते हैं कि इस प्रकार जो आपकी जो क्षेत्र की जो समस्या है उस पर काम होना चाहिए। तो अभी क्या लग रहा है कि जितने भी लोग आप देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति आपको लग रहा है कि यार ये अगर मेयर बनता है तो ये काम करेगा, कुछ ऐसा? अभी तो देखो जी, ऐसा कि कई नाम हैं। अब यहाँ पे अभी मैं वो करूँ तो वो ठीक नहीं है। अभी जिस दिन नाम आ जाएगा उसके बाद हम बताएंगे कि भाई हाँ किस आदमी को मिलना चाहिए था और किसको नहीं मिलना चाहिए था, वो तब बताएंगे इसके बाद। चलिए सर, हमारे साथ सुधीर बहुगुणा जी भी हैं। आइए सुधीर बहुगुणा जी, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी भी रह चुके हैं, कुछ उनके पास पद भी था और लगातार अपनी जो है मुखर होकर जो है अपनी बातों को रखते भी हैं। ये अच्छा लगता है, वो अपनी बातों को मुखर होकर कोटद्वार की समस्याओं को रखते हैं। तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ मस्त। तो सर इस समय तो नगर निगम के चुनाव हैं और सरगर्मियां बढ़ रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लगा आप कितना जो पिछला जो कार्यकाल नगर निगम का गया उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए थापा जी, आप भी यहीं के नागरिक हैं, मैं भी यहीं का नागरिक हूँ। और नगर निगम बनने के पास हम पे जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो थी, एक तो कूड़े निस्तारण के लिए कूड़ा निस्तारण होना चाहिए था। एक हमारा जो सीवरेज प्लांट था, सीवरेज प्लांट होना चाहिए था। सीवरेज लाइन बढ़नी चाहिए थी, जो कि वही पुरानी नगर पालिका में चल रही है। ना देवी रोड की तरफ सीवरेज लाइन गई है, ना किसी 40 से 40 वार्डों में से सिर्फ 4 या 5 वार्डों में सीवरेज लाइन है। ये इसका व्यवस्था होनी चाहिए थी। आज हम 6वें साल में, नगर निगम बनने के बाद 6वां साल लगा हुआ है, 1 साल लेट हो गया चुनाव। तो 6वें साल में हम व्यवस्था वही हैं जो सन 80 की हैं, जो सन 80 में सीवरेज प्लांट लगाए गए थे, वही व्यवस्था है। सीवरेज लाइन जो थी, जो जल संसाधन, जल की व्यवस्था थी, वो वही है जो सन 80 की है। और सन 80 में यहाँ की जो जनसंख्या थी 50,000 थी, आज हम लोग 2.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। जो आबादी है, वोटर तो हम 1.25 लाख पे हैं, पर 2.5 लाख प्लस आबादी हम लोगों की है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए था, सीवरेज का, पानी का, कूड़ा निस्तारण का, या अन्य जो व्यवस्थाएं, जैसे मोटर नगर का गड्ढा है, वो सन 2012 से गड्ढे का गड्ढा है। आज 12 साल उस गड्ढे को हो गए हैं।
उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आज हम बात करें विद्युत व्यवस्था की, स्ट्रीट लाइटों की, वन वे की, आज हमारा शहर, हमारा जो कोटद्वार है वो नगर निगम बन चुका है। अब इसमें वन वे हो जाना चाहिए, यहाँ से लेकर सिकटी तक वन वे होना चाहिए इसमें, और बीच में स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, जैसे कि मॉडर्न लाइट देहरादून और अन्य नगर निगमों में लगाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, पर वो नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं हम पिस रहे हैं पार्टियों की लड़ाई में या नेताओं की लड़ाई में। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि अभी भी मैं वर्तमान में बात करूँ, कोटद्वार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि सन 2002 में जब चुनाव हुए विधायक के, तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी मंत्री बने, पर उनकी तिवारी जी से अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही। फिर वो 2006 में उनको हटा दिया गया था। सेम हमारा 2007 में रहा। 2007 में जब शैलेंद्र रावत यहाँ से विधायक चुने गए, तो शैलेंद्र रावत जी की उस टाइम के मुख्यमंत्री से बहुत अच्छी सेटिंग नहीं रही। और सेम उसके बाद 2012 में यहाँ से चुनाव लड़े गए, तो उस टाइम के जो विधायक थे, तो ये विडम्बना रही, जैसे हरक सिंह अभी विधायक रहे, तो उनकी मुख्यमंत्री से बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही। कितना बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट था, टाइगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए एक ऐसी लाइफलाइन थी पौड़ी जिले के लिए, जो कि 80% हिस्सा हमारा पौड़ी जिले में कॉर्बेट पार्क का। उसके बावजूद यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर सफारियाँ उतनी नहीं है जितनी रामनगर में है। और उन्होंने डे नाइट सफारी का एक बहुत बड़ा विजन था, जो 300 करोड़ का 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो ला रहे थे। तो कहीं ना कहीं अपना में बहुत बड़ा विजन था, और कहीं ना कहीं इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति थी, तभी जाके इतना बड़ा काम हुआ है। भले आप आज उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई उन्होंने खा दिया, घोटाला कर दिया, फर्जी पेड़ कटवा दिए, हज़ारों पेड़ कटा। भाई एक बात सुनो, रातों रात तो पेड़ कटे नहीं होंगे, और एक सेकंड में एक पेड़ कटा नहीं होगा भाई। अगर हज़ारों पेड़ कटे हैं तो उसमें समय लगा होगा, उसकी निकासी हुई होगी, वो माल कहीं गया होगा, कहीं तुला होगा, कहीं ना कहीं इसमें सबूत रहे होंगे, और कुछ ना कुछ उसमें स्वीकृति रही होगी विभाग की, क्योंकि मैं उस टाइम उनके साथ था। तो उसमें सैद्धांतिक स्वीकृतियाँ थी, पीएमओ से लेकर और जो वाइल्ड एक्ट है वहाँ तक, इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति थी। बाड़ा आपने देखा होगा, कर्णाश्रम में खोला गया था, बंदरबाड़ा, टाइगर बाड़ा, ये तमाम प्रोजेक्ट अधूरे हैं। इनमें बहुत बड़ा पैसा हम लोगों का खर्चा हो रखा है। देखो, ये जनता का पैसा है। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस पे चर्चा हम कर सकते हैं आगे, और इस पे चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और लगातार चर्चा कभी रुकेगी। लेकिन इस समय हम नगर निगम की बात अगर हम करें, तो जैसा आपने कहा है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ऐसा लगा आपको कि जैसे जो नगर निगम कांग्रेस मेयर जो है कांग्रेस की थी और बीजेपी के विधायक थे, वो मैडम कहती थी कि बजट नहीं मिला, इस प्रकार से हो सकता है क्या? वही हुआ। अब देखो, एक बात सुनो, मेयर हेमलता नेगी जी ने उस वक्त कहा कि मैं हरक सिंह जी के पास नहीं जाऊँगी, मेरा प्रोटोकॉल ये गवाह नहीं देता कि मैं एक विधायक के पास कुछ मांगने जाऊं। और दूसरी तरफ आप दूसरा विधायक कांग्रेस का आ रहे हो, तो आप उसको कौड़े में रिसीव करने जा रहे हो। तो दो मुंह नहीं होने चाहिए ना, आदमी का एक मुंह होना चाहिए। एक विधायक को तो आप कौड़े में रिसीव करने जा रहे हो, जो कांग्रेस का विधायक आ रहा है, जो आपके शपथ ग्रहण समारोह में आ रहा है, उसे तो आप कौड़े से रिसीव करके आ रहे हैं। मतलब विधायक हो चाहे मेयर हो, वो एक जनता का प्रतिनिधि है, और जनता को के काम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर उसको काम करने के लिए अगर हमें विधायक के पास भी जाना पड़े, या सांसद के पास, या किसी अधिकारी के पास, या किसी के पास भी जाना पड़े, तो हमें जाना चाहिए। थापा जी, मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से ही बहुत बड़ी राजनीति में रहा और बड़े नेताओं के साथ रहा हूँ। एनडी तिवारी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, उनके साथ हम वहाँ, उनके एक पीआर साहब थे जो हमारे खत कलाकार थे, तो हमको वहाँ भी गाना गवाने जाते थे। अच्छा, तिवारी जी का विजन कितना बड़ा था। तिवारी जी अपने प्रदेश के लिए मांगने के लिए कहीं भी चले जाते थे। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि इतना बड़ा नेता मैं, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो तिवारी जी के पीआरओ रह चुके हैं। तो अभी क्या लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, या कांग्रेस का बनेगा, या कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जिनको लोग अब ये सारी बातें टिकट पे हैं। अब देखो, टिकट पे आपने देखो कौन कौन, भाजपा से 7 लोग टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी से 3 लोग टिकट मांग रहे हैं, जो मतलब बड़े नाम हैं। तो ऐसे में कांग्रेस से 3 और भाजपा से 7 नाम हैं, तो बड़े नाम है। बाकी मैं छोटे नामों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े नाम, जो पॉपुलर नाम है, कांग्रेस से 3 है और भाजपा से 7 है। तो ये लोग टिकट मांग रहे हैं। अब सारी लड़ाई है टिकट की। टिकट किसी अच्छे आदमी को मिलता है, फिर सवाल आता है कि विद्रोह कौन करता है। अभी इसमें बागी भी होने, अब मुझे लगता है कि ये फिक्स है कि एक कांग्रेस से बागी जरूर एक आदमी होगा, और 1 या 2 बीजेपी से भी बागी जरूर होंगे, क्योंकि इनके लिए ये अंतिम अवसर है। इसके बाद इनकी राजनीति खत्म है, राजनीति कोई इनके पास चुनाव नहीं बचता लड़ने के लिए। तो एक या 2 तो बीजेपी से बागी होने, और एक ना एक कांग्रेस से बागी होना, जिसमें कि प्रमुखता से आप पोस्टर देख रहे होंगे, फेसबुक में चल रहे हैं। रंजना रावत जी ने बागी रुख अपना लिया है कि टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो मैं चुनाव लड़ूंगी। तो कांग्रेस से, बीजेपी से क्या लगता है? बीजेपी से मुझे लगता है कि जैसे शैलेंद्र रावत जी हैं, सुमन कोटलाल जी, इनके पास भी अंतिम अवसर है। और शैलेंद्र रावत जी अपना में 2012 से राजनीति में नहीं है, किसी पद पर नहीं है, ना विधायक, ना कोई प्रमुख, ना कुछ। तो उनके लिए भी अंतिम अवसर है जीवित रहने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता जीवित रहेंगे तो आदमी जिंदा रहेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, बीजेपी और कांग्रेस में 2 ऐसे कैंडिडेट बताओ, अगर इन पे मुकाबला होता है तो रोचक होगा? 2 भाई मेरे तो मानते हैं कि अगर यहाँ से नेगी जी की विशेष चुनाव लड़ती है, तो फिर कांग्रेस बीजेपी के पास एक ही कैंडिडेट बचता है, वो है शैलेंद्र रावत, जो टक्कर दे सकता है। और अगर बीजेपी किसी थर्ड पे, कांग्रेस अगर किसी तीसरे पे हाथ रखती है, दूसरे पे हाथ रखती है, तो फिर सुमन कोटलाल जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन चेहरा है बीजेपी का।
तो इन 2 नामों पे ही रायशुमारी में भी 3 ही नाम टॉप में थे, शैलेंद्र रावत जी, सुमन कोटनाला जी और वीरेंद्र रावत जी। ये 3 ही नाम रायशुमारी में सबसे टॉप में चले थे। तो कहीं ना कहीं अभी आज का जो चुनाव है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जी, रंजना रावत, सुमन कोटनाला, शैलेंद्र रावत और वीरेंद्र रावत, इन 5 चेहरों के इर्द गिर्द इस चुनाव ने घूमना है। इसमें कौन बागी होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए सर, अगर मैं आपसे भी पूछूं, बीजेपी में से एक नाम और कांग्रेस में से एक नाम, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर होगी, कौन कौन होंगे? देखो जी, तो शैलेंद्र रावत अगर बीजेपी से हो और रंजना रावत कांग्रेस हो तो बहुत अच्छी टक्कर रहेगी, बहुत अच्छी टक्कर रहेगी। चलिए सर, तो दोस्तों चुनावी चर्चा लगातार करते रहेंगे और आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।